Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. Class 5th हिंदी चैप्टर है आपका 9 जल की महिमा। ये चैप्टर मैंने आपको करा दिया था। जल की महिमा के विषय में मैंने बताया था आपको। इसका थोड़ा सा चैप्टर और रह गया था। जल की महिमा क्या है? जल के बिना, जैसे अपन वायु के बिना जिंदा नहीं रह सकते, जल के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते। 72% हमारी पृथ्वी पर जल है और उसमें से कुछ ही परसेंट ऐसा है जो पीने योग्य है। बाकी जो जल है वो पीने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ना जो जल है वो खाद्य लवण, जो लवण वगैरह होते हैं और भी जो पदार्थ होते हैं उनके कारण क्या हो गया है, जहरीला हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? समुद्र का जल जो होता है, समुद्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, रसायन वगैरह रहते हैं, तो उनसे वो समुद्र में जब पानी चला जाता है, नदियों का पानी समुद्र में, तो वो पीने योग्य नहीं होता, वो खारा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पानी का महत्व बताया गया है इस चैप्टर में। अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। पेज नंबर 5.43 पेज नंबर पे देखेंगे। में मिलकर बड़ी बूंदों का निर्माण करती हैं और भारी होने के कारण वर्षा के रूप में पृष्ठ द्वारा गोल होकर धरती पर गिरती हैं। जब ऊष्मा के विकिरण और चालन द्वारा वायुमंडल की निचली परत का तापमान औसतंक से कम हो जाता है, तो वायु में उपस्थित नमी जल की छोटी बूंदों के रूप में धूल के कणों पर लपटकर कोहरा बनती हैं। और बादल बनते समय यदि जलवायु का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे बहुत पहुंच जाए तो वह बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल में बदल जाती हैं। ये क्रिस्टल आपस में मिलते हैं और नीचे की वायु का तापमान बहुत कम होने से ये धरती पर हिम के रूप में गिरने लगते हैं। हिम माने बर्फ के रूप में, जिसे हम हिमपात कहते हैं। ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर होता है इस मौसम में ही। यह तो वह चक्रीय प्रक्रिया हुई जिसमें जल विभिन्न आकर्षक रूपों में धरती से आसमान और आसमान से धरती पर आता है। पृथ्वी पर जल की मात्रा लगभग 146 घन किलोमीटर है, परंतु फिर भी पीने योग्य स्वच्छ जल इसका मात्र 1% भाग ही है। शेष समुद्र में खारा जल है। सामान्यतः जल स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन होता है, किंतु जब भूमि में स्थित खनिज लवण क्षार जल में मिल जाते हैं तो जल का कुछ स्वाद प्रकट होता है। इसी तरह कुओं और तालाबों में जल का रंग और गंध भी इसमें उपस्थित विभिन्न वनस्पतियों के कारण प्रतीत होती है। जल किसी भी अकार्बनिक पदार्थ को घोल सकता है। सही है, जल अमृत है, किंतु नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण यह विषैला हो जाता है। हमारे देश के कई प्रांतों में नाइट्रेट युक्त जल मिलता है जो शरीर में विकार उत्पन्न करता है। नाइट्रेट और ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रेट बनता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। जो ऐसा नहीं कर पाते, ऐसे पौधों की वृद्धि के लिए हम नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग करते हैं। आवश्यकता अनुसार पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। शेष बची नाइट्रोजन जल में नाइट्रेट के रूप में घुलकर मिट्टी के माध्यम से भूमिगत जल में मिल जाती है। साथ ही विभिन्न पशुओं का नाइट्रोजन युक्त मल
मूत्र वर्षा के जल में घुलकर नदियों तालाबों में मिल जाता है, जो नाइट्रेट में परिवर्तन होता रहता है और जल को विषैला बनाता है। जल का हमारे स्वास्थ्य से गहरा संबंध है और नाइट्रेट विभिन्न ऐसे यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है जो कैंसरकारी होते हैं। जल में नाइट्रेट की अधिकता से बचने के लिए हमें अधिक गहराई से जल प्राप्त करना चाहिए। कुछ वैज्ञानिक तकनीकी विधियां भी हैं जिनसे नाइट्रेट युक्त जल प्राप्त किया जा सकता है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने से भारत में जल की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। सन 1901 में हमारी जनसंख्या का घनत्व 77 व्यक्तिगत प्रति वर्ग किलोमीटर था। यह 1991 में बढ़कर 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पहुंच गया। अब यह लगभग 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है। सन 2060 तक कृषि के क्षेत्र में करीब 120 अरब घन मीटर जल की आवश्यकता होगी। शहरों के विभिन्न ड्रेनेजों से निकलने वाले गंदा जल अधिकांश नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे नदी का जल प्रदूषित हो जाता है और उपयोगी नहीं रह पाता। लेकिन ऐसे जल को यदि दोबारा साफ कर लिया जाए तो शौचालयों, बागवानी और उद्योगों, संस्थानों में विभिन्न कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार ताजे जल की मांग पर अनावश्यक दबाव कम किया जा सकता है। कोयले पर आधारित बिजली घरों को प्रशीतन के लिए जल की जरूरत होती है। प्रति 5.75 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए लगभग 0.1 क्यूसेक जल की जरूरत पड़ती है। इसी तरह धरती का रूप परिवर्तित करने वाले और सदा मनुष्य के हित में अर्पित रहने वाले जीवन उपयोगी जल की महिमा और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह बहुत जरूरी है कि वर्षा के जल का संरक्षण और भंडारण की उचित व्यवस्था की जाए। जल की एक बूंद भी व्यर्थ न गवाई जाए। वनों की अंधाधुंध कटाई पर सख्ती से रोक लगाई जाए और बहुत अधिक मात्रा में वनारोपण किया जाए ताकि ऋतु चक्र समय के अनुकूल चलता रहे। अन्यथा आने वाले समय में जल भी बाजारों में क्या होगा, बिकेगा, बाजार में वस्तु की तरह बिकेगा। ठीक है, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम एंड स्टे सेफ।